हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 91। शगुन अपने शहर बनारस पहुंची। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे और मन उलझा हुआ था। प्रीति की शादी के लिए वह बनारस आना चाहती थी, पर ऐसे हालातों में नहीं। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी शगुन सोच में डूबी हुई थी। घर जाकर क्या कहेगी और क्या प्रीति से सब छुपा पाएगी। शगुन इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि ड्राइवर ने कहा, भाभी आपका घर आ गया है। शगुन की तंद्रा टूटी। ड्राइवर शगुन के साथ नीचे उतरा और शगुन को उसके बैग के साथ घर के दरवाजे तक छोड़कर वापस चला गया। शगुन की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। उसे बस अपने पापा की चिंता थी। उसने एक नजर घर को देखा। प्रीति की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। शगुन ने बैग उठाया और जैसे ही अंदर आई, छत पर खड़ी प्रीति की नजर शगुन पर पड़ी। खुशी के मारे का चेहरा खिल उठा। वह दौड़ते हुए नीचे आई और आते आते उसने पूरे घर में बता दिया कि उसकी बहन शगुन आई है। प्रीति आकर शगुन के गले लगी और कहा, ओ दी आप आ गई। पता है सुबह से मैं पापा को कह रही थी कि आज दी आएगी और देखो आप आ गई। अरे लाइए बैग मुझे दीजिए। और गुड्डू जीजू कहाँ है? अच्छा वो गाड़ी साइड में लगाने गए होंगे। आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, सब लोग आए हुए हैं। कल मेरी हल्दी है और आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। अगर नहीं आते ना तो फिर मैंने आपसे बात ही नहीं करनी थी। और ये इतनी फीकी साड़ी क्यों पहनी है आपने? आप पर चटक रंग ज्यादा अच्छा लगता है। प्रीति चलते हुए बस बोलते जा रही थी। शगुन खामोशी से उसके साथ चल रही थी। घर के आंगन में रिश्तेदार और कुछ आसपास की औरतें बैठी थी। बुआ जी ने शगुन को देखा तो कहा, अरे शगुन बिटिया, अच्छा हुआ तुम चली आई। दामाद जी नहीं आए? वो बाद में आएंगे बुआ जी। शगुन ने धीरे से कहा, क्या जीजू नहीं आए? ये क्या बात हुई? मैं उनकी इकलौती साली हूँ और वो मेरी शादी में नहीं आए। मैं अब उनसे कभी बात नहीं करूंगी। कहते हुए प्रीति ने बैग टेबल पर रखा और गुस्से में वहां से चली गई। प्रीति सुनो, शगुन ने आवाज दी, लेकिन प्रीति कहाँ सुनने वाली थी। वह चली गई। शगुन वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बैठो। बुआ जी ने कहा तो शगुन वहां उन सब के बीच आकर बैठ गई। और ससुराल में सब कैसा है बिटिया? बुआ जी ने पूछ लिया। सब ठीक है बुआ जी, शगुन ने कहा। आस पड़ोस की औरतें शगुन को देखकर खुसर फुसर करने लगी और एक ने तो कह भी दिया, अरे शगुन, बहन की शादी में आई हो और सिर्फ एक छोटा बैग लेकर। साड़ी भी बहुत सस्ती सी पहनी है। चाची वो बाकी के बैग बाद में वो लेकर आएंगी। शगुन को झूठ बोलना पड़ा। अच्छा ये बात है, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि ससुराल में ज्यादा खुश हो तुम। तुम्हारे ससुराल वाले तो शादी के वक्त बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे, पर तुमको बहन की शादी में ऐसे ही भेज दिया बिना गहनों के। पड़ोस की एक और औरत ने कहा, अरे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अपने बनारस में क्या कमी थी लड़कों की? पर मास्टर जी को तो बेटी को दूर ही भेजना था। अब इतनी दूर में किसे पता बेटी ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरी महिला ने कहा। शगुन ने सुना तो से ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त वह किसी को जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने उठते हुए कहा, मैं पापा से मिलकर आती हूँ। हाँ बिटिया, वो पीछे है। और हाँ, इतना लंबा सफर करके आई हो, पहले कुछ खा लेना, बुआ जी ने कहा। शगुन वहां से चली गई तो औरतें फिर खुसर फुसर करने लगी। एक ने धीरे से कहा, लगता है दामाद जी से झगड़ा करके आई है, तभी ना ऐसे अकेले चली आई। मुझे भी यही लगता है, दूसरी ने कहा। बुआ जी ने दोनों को बात करते देखा तो कहा, ए सुनो, तुम सब आज का काम हो गया ना? अभी सब अपने अपने घर जाओ और हाँ, कल हल्दी के वक्त आ जाना। बाकी हम नाई को भिजवा देंगे। खाली बैठी नहीं कि लगी इधर उधर की बातें करने। चलो जाओ। बुआ जी की बातें सुनकर सभी औरतें वहां से उठकर चली गई। बुआ जी भी अपने दूसरे कामों में लग गई। शगुन अपने पापा के पास आई और उनके गले लगते हुए कहा, कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूं बेटा। अकेले चली आई? दामाद जी नहीं आए? गुप्ता जी ने सवाल किया। पापा उन्हें थोड़ा काम था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो शादी से पहले आ जाएंगे। शगुन को अपने पापा से झूठ बोलना पड़ा।
कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पर बात करके उन्हें और मिश्रा जी को सपरिवार आने के लिए कह दूंगा। गुप्ता जी ने कहा, नहीं नहीं पापा, आप उन्हें फोन मत करना। शगुन ने फोन का नाम सुनकर एकदम से कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है? गुप्ता जी ने हैरानी से कहा, नहीं, वो मेरा मतलब अभी वो काम में बिजी होंगे, आपकी बात नहीं हो पाएगी ठीक से। शगुन ने कहा, अरे बेटा, मैं अभी थोड़े कर रहा हूँ, शाम में करूँगा, अभी तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तुम चाय नाश्ता करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद में शाम में बैठकर बात करते हैं। शादी के सभी ज़रूरी कामों के बारे में तुमसे बात करनी है, तुम चलो। गुप्ता जी ने शगुन के गाल को छूकर कहा और फिर वहां से चले गए। शगुन का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसने मुश्किल से अपनी आंखों के आंसुओं को रोक रखा था। शगुन ने आंखों के किनारे साफ किए और वापस घर चली आई। शगुन फ्रेश होकर नीचे वाले रूम में चली गई। तब तक चाची उसके लिए चाय नाश्ता ले आई और टेबल पर रखते हुए कहा, शगुन बेटा, गर्मा गर्म चाय पियो और नाश्ता कर लो। मुझे लगा दामाद जी भी तुम्हारे साथ हैं। पिछली बार जब आए थे तो तुम्हारे चाचा और मुझसे खूब बातें की थी। मजाकिया तो इतने हैं कि उनके साथ कब 2-3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। चाची, वो उन्हें थोड़ा काम था, शगुन ने कहा। अरे ऐसा भी क्या काम, एक ही तो साली है उनकी, उन्हें तो 10 दिन पहले आना चाहिए था। इस घर के इकलौते दामाद हैं वो, चाची ने शगुन के पास बैठते हुए कहा। शगुन ने चाय का कप उठा लिया और कहा, शादी में आ जाएंगे। शादी में तो आना ही है, वरना इतनी सारी रस्में हैं, वो कौन करेगा। अच्छा शगुन, तुम चाय नाश्ता करो, तब तक मैं बुआ जी को चाय देकर आती हूँ, कहकर चाची वहां से चली गई। शगुन चाय पीकर ऊपर छत पर चली आई। उसे प्रीति को जो संभालना था। शगुन ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा प्रीति गुस्से में कमरे में बिखरे अपने कपड़े और सामान जमाने लगी है। शगुन ने ये देखते ही प्रीति ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये सही है दोनों पति पत्नी का। इकलौती बहन की शादी में बड़ी बहन 4 दिन पहले आती है और जीजा का कोई अता पता नहीं कि वो शादी में आएंगे या नहीं। कितने सपने देखे थे मैंने अपनी शादी को लेकर, घर से लेकर पूरे बनारस तक को बता दिया कि मेरी शादी में मेरे जीजू आएंगे, लेकिन उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। सगाई में जब आए थे तब मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी में 1 हफ्ते पहले आएंगे, लेकिन नहीं आए, बीवी को भेज दिया। उस पर आपसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि आप तो जीजू के प्यार भी इतनी पागल हो गई हैं कि वो गलत भी करे तो आपको सही लगेगा, लेकिन इस बार मैं उनको माफ नहीं करने वाली हूँ, समझिए आप। आने दो उनको, बताती हूँ मैं। शगुन ने कुछ नहीं कहा, बस आकर प्रीति के गले लग गई। शगुन को ऐसे देखकर प्रीति को थोड़ा अजीब लगा तो उसने कहा, दी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कुछ दिन बाद तो शादी करके इस घर से जाने वाली है, बस यही सोचकर मन थोड़ा उदास हो गया। शगुन ने अपने मन की भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, क्या दी आप भी, 4 दिन बाद जाने वाली हूं मैं, और उससे पहले मैं आपसे जमकर अपनी खातिरदारी करवाऊंगी। प्रीति ने हंसते हुए कहा, बताओ क्या करना है। शगुन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं करना, फिलहाल यहाँ बैठो, इतना लंबा सफर करके आई हो आप। कहते हुए प्रीति ने शगुन को बेड पर बिठाया और कुछ ही दूर कुर्सी पर रखा अपनी शादी का जोड़ा लाकर शगुन को दिखाते हुए कहा, दी ये रहा मेरी शादी का जोड़ा। 2 दिन पहले ही रोहन और उसके घर वाले आए थे, तब ये सब सामान दिलवाया था उन्होंने। बहुत सुंदर है, इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी, शगुन ने कहा। कहाँ दी, आपकी शादी का जोड़ा तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। क्यों ना हो, हमारे गुड्डू जी ने जो पसंद किया था, है ना? वैसे कुछ भी कहो दी, जीजू की चॉइस ना हटकर है, इसीलिए तो मैं चाहती थी वो पहले आए ताकि मैं उनके साथ जाकर शॉपिंग कर सकूं, लेकिन देखो वो आए ही नहीं, बहुत बिजी हो गए हैं। प्रीति ने शगुन के सामने दुपट्टा करते हुए कहा, लेकिन शगुन कहीं और ही खोई हुई थी। उसे खोया हुआ देखकर प्रीति ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, दी क्या हुआ, बताओ ना ये दुपट्टा कैसा है? हाँ ये भी बहुत सुंदर है। अच्छा प्रीति, कल पारस की शादी थी, तुम सब गए थे ना वहां? शगुन ने पूछा। हाँ मैं और पापा गए थे। पारस भैया बहुत गुस्सा है आपसे, कह रहे थे कि पूरे बनारस में उनकी एक ही दोस्त है और वो भी इस शादी में नहीं आई। प्रीति ने सभी सामान साइड करते हुए कहा। कैसे आती प्रीति, वहां कानपुर में गोलू जी की शादी थी और वहां जाना भी जरूरी था।
मैं पारस से माफी मांग लूंगी, वो समझ जाएगा, शगुन ने कहा। कोई बात नहीं दी, कल हल्दी में आएंगे वो लोग, तब आप सॉरी बोल देना। वैसे पारस भैया की शादी मेरी शादी की बात थी, लेकिन वो होने वाले भाभी के घर में कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए उन्हें सब जल्दी जल्दी में करना पड़ा। प्रीति ने शगुन के सामने बैठते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ कि उसने शादी कर ली, शगुन ने कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, जीजू ने आपसे अपने दिल की बात कही या नहीं? प्रीति ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। प्रीति, मुझे ना थोड़ा काम है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, कहते हुए शगुन उठी और कबर्ड खोलकर उसमें अपने पुराने कपड़े देखने लगी। प्रीति आई और कबर्ड बंद करते हुए कहा। दी बताइए ना, जीजू ने क्या कहा आपसे? प्रीति की बात सुनकर शगुन को बीती रात याद आ गई, जब गुड्डू ने गुस्से में उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है। शगुन को खोया हुआ देखकर प्रीति ने कहा, दी बताइए ना। जब वो आए तब उन्हीं से पूछ लेना, शगुन ने कहा। ये भी सही है, वैसे भी उनकी लैंग्वेज में सुनने में ज्यादा मजा आएगा, कहकर प्रीति वहां से चली गई। शगुन ने अपने लिए सूट निकाला और नहाने चली गई। नहाकर आई और शीशे में देखते हुए बाल बनाने लगी। गुड्डू के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शगुन की आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। कितना मुश्किल होता है ना उस वक्त मुस्कुराना जिस वक्त आपका दिल रो रहा हो। शगुन कमरे से बाहर निकल आई। शाम हो चुकी थी। शगुन का मन काफी उदास था। उसने प्रीति से कहा, प्रीति मैं घाट जाकर आती हूँ। दी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, प्रीति ने कहा। नहीं प्रीति, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, शगुन ने कहा। अरे शगुन बिटिया, घाट जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था पंडित जी से मिलने, चलो साथ ही चलते हैं। तुम घाट हो आना, मैं पंडित जी से मिल लूंगा, विनोद ने कहा। तो शगुन उनके साथ चल पड़ी। दोनों 80 घाट पहुंचे। चाचा पंडित जी की तरफ चले गए और शगुन सीढ़ियों से नीचे चली आई। वहीं पास ही में दिए मिल रहे थे, जिन्हें जलाकर पानी में प्रवाहित करने से मन को शांति मिलती है। शगुन ने गुड्डू के बारे में सोचते हुए एक दीपक लिया, उसे जलाया और पानी में प्रवाहित कर दिया। दिए को प्रवाहित करते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंख से निकलकर एक आंसू घाट के पानी में जा गिरा। शगुन वही सीढ़ियों पर बैठकर मन ही मन कहने लगी, एक उनके प्यार और उनकी सलामती के अलावा आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है महादेव। उनके अलावा मेरे मन में कोई और नहीं है। इस रिश्ते को निभाने की हर कोशिश की है मैंने, पर हर बात सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिला। जब कभी भी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा होता था तो मैं आपके पास आया करती थी। मेरा आप में विश्वास सब सही कर देता था, आप कर देते थे। फिर इस रिश्ते को ऐसे बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया महादेव? क्या उनके लिए आपको मेरा प्रेम, मेरी भावनाएं नजर नहीं आती? आज भी मैं बस आपसे उनकी सलामती मांगती हूँ महादेव। गुड्डू जी इस वक्त बहुत तकलीफ में है, मैं भी उनके साथ नहीं हूँ। उनका दर्द बांट सकूं, आप चाहे तो उनका दर्द कम कर सकते हैं। उनके हिस्से में अब और दर्द मत लिखिए। पति पत्नी होकर भी हम एक दूसरे से दूर हैं, इससे ज्यादा तकलीफ मुझे और क्या होगी? अब और नहीं सहा जाता महादेव, इस दर्द को कम कर दीजिए, मुझे उनसे मिला दीजिए। मन ही मन कहते हुए शगुन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद चाचा ने आवाज दी, शगुन बिटिया चलें? शगुन ने सुना तो अपने आंसू पोंछे और वहां से चली गई। कानपुर उत्तर प्रदेश। शगुन के जाने के बाद गुड्डू अपने कमरे में चला आया। वह दिन भर अपने कमरे में सोया रहा, न उसने खाना खाया न किसी से बात की। मिर्शाइन उसके कमरे में उसके लिए खाना रख कर भी गई, लेकिन वह जैसे का तैसे पड़ा रहा। मिश्रा जी दोपहर बाद किसी जरूरी काम से शोरूम चले गए, लेकिन दिन भर उनके दिमाग में बस गुड्डू का ख्याल चलता रहा। शगुन और गुड्डू की शादीशुदा जिंदगी को वे ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया कि वे गुड्डू को सब सच बता देंगे। शाम में गुड्डू उठा, बदन टूट रहा था और काफी थकान भी हो रही थी। उठकर वह कमरे से बाहर आया और वॉश बेसिन के सामने आकर नल चलाकर जैसे ही हाथ आगे किया, उसके मुंह से आह निकल गई। रात में जो घूसा
शीशे पर मारा था उसकी चोट का घाव अभी भी था। गुड्डू ने देखा तो धीरे धीरे उसे पानी से साफ किया और अपनी ड्रेसिंग पर रखे दवाई के डिब्बे को लेकर कमरे से बाहर चला आया। सीधे हाथ में लगी चोट, उल्टे हाथ से गुड्डू पट्टी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। मुश्किल से उसने अपने हाथ पर आड़ी टेढ़ी पट्टी की। जब अपने हाथ को देखा तो उसे एकदम से शगुन का ख्याल आया। जब एक बार उसने गुड्डू के हाथ पर लगी चोट के लिए अपना दुपट्टा फाड़ दिया था, लेकिन अगले ही पल वह उठा और कमरे से चला गया। गुड्डू वापस कमरे में आया और बिस्तर पर गिर गया। वह शगुन के बारे में सोचना नहीं चाहता था। गुड्डू की हालत इस वक्त बहुत नाजुक थी। उसे न किसी से बात करने का मन हो रहा था, न ही कहीं जाने का। मिश्राइन आई तो देखा गुड्डू सो चुका है। मिश्राइन बुझे मन से वापस चली गई। हालांकि वेदी इस बार गुड्डू से बहुत नाराज थी। मिश्रा जी शोरूम के काम से ऐसा फंसे कि देर रात घर आए। जब पता चला कि गुड्डू सो चुका है तो उन्होंने बात करने का विचार अगले दिन पर डाल दिया। सोचा गुड्डू का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। उधर गोलू पिंकी की शादी हो चुकी थी और आज उनकी सुहागरात थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। ऐसे में गोलू के कमरे को सजाया गया। सब खुश थे उनकी शादी से, लेकिन गोलू पिंकी तो बेचारे किसी और ही उलझन में थे। उन्हें अपनी सुहागरात से ज्यादा गुड्डू और शगुन की चिंता हो रही थी। खैर, गोलू अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर आया। पिंकी को पहले भेज दिया और गोलू कुछ देर के लिए हॉल में आ बैठा। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। छोटू ने देखा तो गोलू के सामने आ बैठा और कहा, क्या हुआ गोलू भैया, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, लेकिन तुम इतना मुरझाए हुए काहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा टेंशन में है, गोलू ने सोचते हुए कहा। छोटू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक डिब्बा अपनी जेब से निकालकर गोलू के सामने रखते हुए कहा, हमें पता था पहली बार में ना सबको टेंशन होती है। जी का है? गोलू ने हैरानी से कहा। प्रोटेक्शन, बहुत काम की चीज है, रखो। छोटू ने दबी आवाज में कहा। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी को भी मिलता ना तो तुम जैसे चूतिया पैदा ना होते। निकलो यहां से, गोलू ने गुस्से से कहा। तो छोटू उठा और जाने लगा तो गोलू ने कहा, ओ इधर, ये लेकर जाओ अपना प्रोटेक्शन। छोटू चला गया। इतने में भुआ जी आई और कहा, अरे गोलू, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में, दुल्हन अकेली है, जाकर बतियाओ उनसे। गोलू उठा और अपने कमरे में चला आया। उसने दरवाजा बंद किया। पिंकी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। गोलू उसके पास आया और कहा, कितने बुरे इंसान हैं हम। वहां गुड्डू भैया की शादी टूटने के कगार पर है और यहाँ हम सब। पिंकी गोलू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गोलू, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। हम गुड्डू और शगुन के लिए परेशान हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है। गोलू कुछ कहता इससे पहले किसी ने दरवाजा खटखटाया। हम देखते हैं, कहते हुए गोलू उठा और दरवाजा खोला तो सामने फूफा जी खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे गोलू, वो हमारी बाम की डिब्बी रखी थी, वो लेने आए थे। कहा है कि कल तुम्हारे कमरे में सोए रहे। हम लाते हैं, गोलू ने कहा और बाम की डिब्बी लाकर फूफा जी को दे दी और दरवाजा बंद कर लिया। गोलू पिंकी के पास आया और कहा, पिंकी, हम कह रहे थे कि। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। गोलू उठा और दरवाजा खोला। इस बार फिर कोई रिश्तेदार था। गोलू कुछ कहता इससे पहले ही उसने कहा, वो हाँ, हमारा लोशन रखा है उधर, कहा है मच्छर बहुत है, हम ले लेते हैं। गोलू के कुछ कहने से पहले ही अंकल अंदर आए। पिंकी उन्हें देखकर खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, अरे बेटा बैठो बैठो, हम तो लोशन लेकर जा ही रहे हैं। अंकल के जाने के बाद गोलू ने दरवाजा बंद किया और वापस पिंकी के पास चला आया। तुम कुछ कह रहे थे? पिंकी ने कहा। हाँ, वो हम ये कह रहे थे कि। गोलू ने इतना ही कहा कि बाहर से आवाज आई, गोलू सो गए का? आवाज गुप्तायन की थी। गोलू उठा और दरवाजा खोलकर कहा, अब क्या हुआ? आपको भी कुछ चाहिए का? बाम, लोशन? नहीं बेटा, हम तो ये हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, जे लो।
कहकर गुप्ताइन वहां से चली गई। गोलू ने दरवाजा बंद किया और पिंकी की तरफ चला आया। उसने दूध का ग्लास टेबल पर रख दिया। पिंकी ने गोलू को परेशान देखा तो उसके पास आई और अपने हाथ में उसका हाथ लेकर कहा, कल सुबह जाकर गुड्डू से मिल लेना। गोलू ने कहा और अपना सर पिंकी के कंधे पर टिका दिया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गोलू मना पाएगा पिंकी के साथ अपनी सुहाग रात, या फिर उसके रिश्तेदारों से ऐसे ही करेंगे परेशान? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।